साहित्य निधि में आज सुनिए बंगला के प्रख्यात साहित्यकार विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी जनाना संवाद। बिलासपुर के डीएलएस ऑफिस के किरानी कृष्णमूर्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु आकस्मिक तौर पर हुई, पर मृत्यु का प्रसंग दबाकर नहीं रखा जा सका। कृष्णमूर्ति जितना बंगाली विद्वेषी था, उतना ही मद्रासी विद्वेषी, यानी कृष्णमूर्ति की पत्नी बंगालिन थी। बात चल रही थी, जिम्मेदारी कौन ढोएगा। ऐसे मामलों में ना तो बंगाली एसोसिएशन और ना साउथ इंडियन एसोसिएशन ही माथापच्ची करना चाहता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति न तो था बंगाली और न मद्रासी। फिर उसके 8-10 नाबालिग लड़के लड़की और विधवा बंगाली पत्नी का भार कौन संभालेगा। प्रोविडेंट फंड के कई सौ रुपयों पर निर्भर करने के अतिरिक्त बेचारों के पास और कुछ था ही नहीं। मृत कृष्णमूर्ति और उसके श्रीहीन परिवार का प्रसंग चर्चित होकर ही समाप्त हो गया। रेलवे इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर में बैठे अफसरों के बीच इसी की चर्चा छिड़ी हुई थी। अजायब सिंह बोला, बंगाली महिलाएं पत्नी के लिहाज से आइडियल होती हैं। वृद्ध टीआई एंटनी बोला, फिर मैं सच सच ही बताऊं, अगर मुझे वैसी बंगाली औरत मिलती तो जिंदगी भर बैचलर नहीं रहना पड़ता। मुदालियर स्टेशन मास्टर है, वो बोला, मगर जो कहो, बंगाली औरतें बड़ी खसखुस्सर होती हैं। वे सिर्फ अपने पति और गृहस्थी को ही पहचानती हैं। सोनपार साहब सिंधी हैं। उसकी पहली पत्नी बंगालिन थी, जिसकी शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन में हुई थी। वो बोला, आपकी बातों का मैं विरोध करता हूँ मुदालियर साहब। कैलिफोर्निया के किसी देहात में अगर कोई हिंदुस्तानी महिला दिख जाए तो समझिए कि वो बंगालिन ही है। मुदालियर भी दबने वाला आदमी नहीं था। वो अपना सिर हिलाने लगा, तो फिर यही कहिए ना कि मोहनजोदड़ो में जिस नर्तकी का कंकाल मिला है वो भी बंगाली महिला का ही कंकाल है। बगल के कमरे से बिलियर्ड खेलने का शोरगुल आ रहा था। कॉरिडोर की खुली खिड़की के बाहर इंस्टीट्यूट का विशाल लॉन दिख रहा था। बहुत पहले ही अंधेरा उतर आया है। तेज रोशनी जलाकर 2 जमातें लॉन में बैडमिंटन खेल रही हैं। आकाशवाणी दिल्ली से ठुमरी प्रसारित हो रही है। शायद अब 1 डाउन आ गई है। लगता है आज बम्बई मेल लेट है। कोलतार की सड़क पर टिमटिमाती रोशनी फेंकती हुई तांगों की कतार शनिचरी बाजार की ओर जा रही है। सोनपार साहब ने कहा, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं मेटा साहब। गुरुचरण मेटा अब तक चुपचाप बैठा था। यहाँ की पीडब्ल्यूआई रेल लाइन की देखरेख करना उसका काम है। आजीवन बैचलर है। सियालकोट के किसी गांव से आकर सीपी, जो आज का मध्य प्रदेश है, में बस गया है। किसी को इस बात का पता नहीं है। फिर भी रसीले आदमी के नाम से दोस्त मित्रों की मंडली में उसकी ख्याति फैली हुई है। स्टेशन मास्टर मुदालियर बोला, आप अपनी कुछ राय जाहिर कीजिए मेटा साहब। आधा जून बीत चुका है। इस बार अब भी मानसून की शुरुआत नहीं हुई है। गुरचरण मेटा आकाश की ओर ताकता हुआ हर एक की बातचीत सुन रहा था। वो बोला, मैं बैचलर ठहरा। जवान औरतों के बारे में मुझे कोई तजुर्बा हो तो इसे अपराध ही कहा जाएगा। इसके अलावा मैं बंगाल कभी गया नहीं। कलकत्ते के बारे में मेरी कोई धारणा नहीं है। बंगाली महिला के नाम पर मैंने केवल सरोजनी नायडू को ही देखा है, उस वक्त जब वे जबलपुर में कांग्रेस की मीटिंग में आई थी। वृद्ध टीआई एंटनी बोला, सरोजनी नायडू, हर एक्सीलेंसी। गुरुचरण मेटा ने कहा, बहुत साल पहले जबलपुर में मैं एक बंगाली महिला से अंतरंगता के सूत्र में बंध गया था। सभी ने कहा, कहिए कहिए। गुरुचरण मेटा ने कहना शुरू किया, आप अगर ये सोचें कि तमाम बंगाली औरतों के बारे में मेरा ये अनुभव है तो आप गलती करेंगे। औरतों के बारे में मुझे अनुभव नहीं के बराबर है, और बंगाली औरतों के संबंध में तो बिल्कुल कम। पहली बात तो ये है कि मैं बंगाली नहीं हूँ, कभी बंगाल गया नहीं हूँ। उस पर मेरा अनुभव एक ही बंगाली महिला तक सीमित है। वृद्ध टीआई एंटनी ने कहा, खैर जो भी हो मिस्टर मेटा, कहिए, वेरी इंटरेस्टिंग। मेटा ने कहा, आप लोगों की ये बात अगर सही है कि हर प्रांत के मर्द बंगाली पत्नी पाना चाहते हैं, तो मेरी राय में इसका मुख्य कारण है बंगाली महिलाओं की रसोई। वैसी जायकेदार रसोई किसी दूसरी जात की औरत नहीं बना सकती। सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद, बूढ़े एंटनी ने कहा, तब एक शर्त है, वो ये कि मैं जहाँ कहानी समाप्त करूँगा उसके बाद मुझसे कोई किसी तरह का सवाल नहीं कर सकता। शायद आप जानते हैं कि जहाँ कहानी खत्म होती है, जिंदगी वहाँ खत्म नहीं होती। जीवन विस्तृत और व्यापक होता है। कहानी यद्यपि जीवन की नींव पर खड़ी होती है, मगर एक स्थान पर जाने के बाद वो क्लाइमैक्स पर पहुँच जाती है। वहाँ उसे समाप्त करना पड़ता है।
आप लोग इस बात पर सहमत हैं? गुरुचरण मेटा ने सभी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। सोनपार साहब ने सभी की ओर अपनी आंखें दौड़ाई और कहा, हम लोग सहमत हैं, कहिए। लगता है अब रेडियो पर अंग्रेजी कार्यक्रम शुरू हो गया है। रिकॉर्ड, जॉर्ज, ऑर्केस्ट्रा। सामने के लॉन में बैडमिंटन का जो खेल चल रहा है खत्म हो चुका है। कटनी ब्रांच की आखिरी गाड़ी बहुत पहले ही चली जा चुकी है। अब हो सकता है पेंड्रा रोड के रास्ते में अमरकंटक रेंज से होती हुई टनल पार कर रही हो। पूरब के प्लेटफॉर्म पर गोश्त, रोटी और चाय गर्म का शोरगुल नहीं है। प्लेटफॉर्म के ताड़ के पेड़ जैसे लंबे लाइट पोस्टों के इर्द गिर्द का हिस्सा कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है। गुरुचरण मेटा ने कहना शुरू किया, आज से 25 साल पहले की घटना है। तब मैं अपने जबलपुर वाले मकान में रहता था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और वो लायलपुर जा चुकी थी। पूरे मकान में मैं अकेला ही रहता था। बीच बीच में मुझे अपने पिता के दलाली के कारोबार के कारण बाहर चक्कर लगाना पड़ता था। कभी नाइनपुर, कभी गंडिया, कभी छिंदवाड़ा, कभी बालाघाट, छोटी लाइन के तमाम सेक्शन में। फिर कभी भुसावल, इगतपुरी, बीना, इलाहाबाद, कटनी। 7-8 दिनों पर घर आता था। फिर बोरिया बिस्तर बांध कर किसी दिन निकल पड़ता था। एकमात्र काम था दलाली का कारोबार और मौज मस्ती या रिक्रिएशन था शिकार करना। मेरे पिताजी शिकार के शौकीन थे और मैं भी हूँ। पिताजी की डबल बैरल की 2 बंदूकें मुझे मिली थीं। एक थी 12 बोर की और दूसरी 16 बोर की। मैंने भी एक राइफ़ल खरीदी थी 450। मैं जब टूर पर निकलता था राइफ़ल मेरे साथ रहा करती थी, इसलिए कि कभी वैसी जगह पहुंच जाने पर हथियार के अभाव में बेवकूफ़ नहीं बनना पड़े। एक बार अनूपपुर में उतरकर 3 मील जाने के बाद एक नदी के किनारे हमने शेर का शिकार करने के लिए मचान बनवाया। वहाँ उत्तर और पश्चिम से नर्मदा और सोन नदी आकर मिलती हैं। वो स्थान शेर के शिकार के लिए आइडियल है। तीसरे पहर पेंड्रा रोड के ठाकुर साहब का लड़का नर्मदा और मैं मचान पर जाकर बैठ गए। नर्मदा प्रसाद भी अच्छे शिकारी हैं। हम लोगों ने अपने किल को ठीक ही रखा। लेकिन ये बात रहे, मेरी कहानी के लिए वो सब अवान्तर प्रसंग है। मेरी ये कहानी कोई शिकार की कहानी तो है नहीं, कहानी औरत के बारे में है, इसलिए उसी के संदर्भ में बताता हूँ। आप लोगों ने हाव भाव स्टेशन देखा है? स्टेशन से उतरने पर जो रास्ता सीधे पूरब की ओर चला है, दाएं बाएं छोटे बड़े बहुत से रास्ते गए हैं, मगर जो रास्ता बीएनआर के विशाल मैदान का चक्कर काटता हुआ सीधे दक्षिण की ओर चला गया है, मैं उसी रास्ते के बारे में कह रहा हूँ। अब भले ही वहाँ बहुत सारे मकान बन गए हैं, रिफ्यूजियों की भीड़ लग गई है, आसपास की ज़मीन भी भर गई है, लेकिन तब वो इलाका वैसा नहीं था। उस रास्ते के मुहाने पर दाहिनी तरफ सिर्फ सनी विला है। उस मकान में कुछ एंग्लो इंडियन रहा करते थे। उसके बाद झाड़ी झुरमुट, कुछ कब्रें और सामने बीएनआर की ज़मीन पर बड़े बड़े आम के पेड़। उसके मोड़ पर पश्चिमी तरफ खुलता हुआ सियालकोट लॉज था, मेरा मकान। किसी ज़माने में सामने की तरफ बगीचा था, लेकिन तब वहाँ बगीचे का अस्तित्व नहीं था। इधर उधर महज कुछ झाड़ झंखाड़ खड़े थे। फिर भी 2 मंजिले बरामदे पर खड़े होने के सामने की सड़क और आसपास का सब कुछ दिख पड़ता था। एक दिन मेरे एक मंजिले में एक किराएदार आया। इस मोहल्ले में किराएदार नहीं आते हैं क्योंकि कारखाना यहाँ से काफ़ी दूर है। दूसरी बात ये कि जीआईपी स्टेशन से आने में रिक्शे की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ से बाजार और हाट बहुत दूर हैं। ख़ास तौर से परिवार लेकर वहाँ वास करने में उन दोनों बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता था। फिर भी एक बंगाली परिवार आया। किराया तय हुआ 20 रुपये। 1 महीने का पेशगी किराया चुका दिया। रसीद के नीचे मिसेस स्वामीनाथन का हस्ताक्षर था। मकान पत्नी के नाम से किराए पर लिया। अजायब सिंह बोला, स्वामीनाथन? बंगाली सरनेम कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला ब्रदर। सोनपार साहब ने कहा, होता है, मेटा इज़ राइट। मैंने अपनी फर्स्ट वाइफ से सुना है, बंगाली जात जितना पिक्यूलियर होती है उसका सरनेम भी उतना ही पिक्यूलियर होता है। मुझे मालूम है, मेरी वाइफ का एक कज़िन था जिसका सरनेम था घोष। स्टेशन मास्टर मुदालियर ने कहा, नहीं, किसी भी बंगाली का सरनेम स्वामीनाथन नहीं हो सकता है। यह सिर्फ हम ही लोगों में चालू है। सोनपार आपत्ति करने जा रहा था। वृद्ध टीआई एंटनी बोला, ये एक माइनर पॉइंट है। आप अपनी उस बंगाली गर्ल की कहानी सुनाइए मिस्टर मेटा। गुरुचरण मेटा ने कहा, उसी बंगाली गर्ल की ही बातें बता रहा हूँ। स्वामीनाथन उसके हस्बैंड का सरनेम था। मिसेस स्वामीनाथन बंगाली महिला थी।
उसने हैरी स्वामीनाथन से शादी की थी, जो मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन था। वृद्ध टी.आई. एंटनी ने कहा, सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोगों के डी.एल.एस. कृष्णमूर्ति की तरह। हाँ, फिर उसके बाद? गुरुचरण मिटा बोला। मगर उसका असली नाम था। कहते कहते गुरुचरण मिटा चुप हो गया। फिर बोला, असल में नाम आप लोगों को पहले ही बता देता तो गलती हो जाती। 1 दिन या 2 दिन ही उन लोगों पर नज़र पड़ी थी, सो भी 2-4 सेकंडों के लिए। इसलिए नाम तो दूर की बात, चेहरा भी अच्छी तरह नहीं देखा था। इसके अलावा मैं घर पर कितनी देर रहता ही था। महीने में 10-12 दिन घर पर रहता था, सो भी उस दरमियान शिकार में ही व्यस्त रहता। तभी किसी किसी दिन उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। जिस दिन घर पर रहता, बंगाली पत्नी को मद्रासी क्रिश्चियन पति को गीत सिखाते हुए पाता, बंगला गीत। गीत की एक पंक्ति अभी भी याद है। बाद में सुना था कि पोएट टैगोर का लिखा गीत है, हे नाटाराज हे नाटाराज। सोनपार साहब ने कहा, यह गीत मेरी फर्स्ट वाइफ भी गाती थी। बंगालियों का ट्यून पिक्यूलियर होता है। उसके बाद सुनिए, गुरुचरण मिटा ने फिर से कहना शुरू किया। एक दिन कुछ खरीदने के लिए मैं साइकिल से चौक गया। वहाँ सूबेदार केदार सिंह से मुलाकात हुई। केदार ने मुझसे कहा, तुम्हारे मकान के एक मंजिले में एक नया किराएदार देखा, नई औरत? मैंने कहा, हाँ, एक मद्रासी फैमिली आई है। मद्रासी नहीं है, मैं उसे पहचानता हूँ। उसके पिताजी चाईबासा में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उसका नाम है मिस सुजाता। मिस्टर दास उसके पिताजी थे, रईस आदमी, खानदानी। मगर उसके साथ जो लोफर है वो कौन है? मैंने कहा, उसी के हस्बैंड है, हैरी स्वामीनाथन। सूबेदार केदार सिंह ने कहा, आखिर उसके साथ शादी हुई? उसके साथ शादी होना जैसे सूबेदार साहब के मनोनुकूल नहीं हुआ हो। सूबेदार साहब से ही सुनने को मिला है कि वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बोलने चालने नाचने गाने में प्रवीण। चाईबासा का हर आदमी उसे प्यार करता था। बाप बड़ा आदमी था, उसके पास घोड़ा मोटर सब कुछ था। बीच बीच में वो साइकिल की भी सवारी करती थी। कभी वो साड़ी पहनती थी तो कभी शेरवानी, कभी शलवार तो कभी 14 हाथ वाली मद्रासी साड़ी, लांग और चुन्नट वाली। फिर कभी सिर्फ ब्रीचेस और नेक टाई के साथ ट्राउज़र और टी शर्ट। देखने पर मुझे भी लगा कि मजबूत काठी की लड़की है। भैंस का दूध, घी और मट्ठा सेवन किए बगैर इस तरह का शारीरिक गठन नहीं हो सकता। उसके साथ है ताकत और मेहनत, मोटर चलाना, घोड़े की सवारी करना और साइकिल से सैर करना। उस दिन पहले पहल परिचय हुआ। तब शाम नहीं हुई थी। मैं बिल वसूलने के लिए हरिशंकर रोड गया था। महासामुंद के PWI शुक्ला जी ने आने के नहीं दिया। एक बुल डियर का शिकार कर अपनी ट्रॉली से रायपुर पहुंचा गया। उसके बाद उसे लेकर मैं गंडिया जंक्शन से छोटी लाइन की ट्रेन पकड़कर शाम होने के कुछ पहले ही अपने सियालकोट लॉज पहुंच गया। अब की घर से करीब 20 दिनों का अनुपस्थित था। मेरा नौकर मेरे आगे चलता हुआ बुल डियर को लेकर घर चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। कई दिनों तक दौड़ धूप करने के कारण बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी थी। दीनदयाल से मट्ठा बनाकर तैयार रखने को कह दिया था। जाते ही एक गिलास पी लूँगा। मगर फाटक के अंदर आते ही देखा मिसेस स्वामीनाथन खड़ी हैं। मैं जो ही निकट पहुँचा, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बोली, जय राम जी की। उसके बाद जैसे ही आकर मैं उसके सामने खड़ा हुआ, बोली, आप शिकारी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। मिसेस स्वामीनाथन क्रेप सिल्क की छींट की साड़ी और ब्लाउज में सुसज्जित थी। जरीदार चप्पल, ब्लाउज के नीचे सुगठित पेशियों वाले हाथ। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि हम लोगों के गुजरों के लोहारों की लड़कियों को भी पंजा लड़ाने में मात कर सकती है। इस तरह की ताकतवर औरत देखकर मैं दंग रहा। उसके बाद मेरे हाथ से बंदूक लेकर उसे स्वाभाविक तौर तरीके से पकड़ा। बोली, 16 बोर की बंदूक आप व्यवहार करते हैं? मैंने कहा, मेरे पास 3 तरह की हैं, जब जिससे सुविधा होती है उसी से। मिसेस स्वामीनाथन बोली, देख रही हूँ मेरी और आपकी एक ही है, हाईलैंड एंड हाईलैंड। आप कौन से कारतूस खरीदते हैं? उसका कोई ठीक नहीं। आज के बुलडियर का शिकार मैंने बॉक्स शॉट से किया है, जब जिससे सहूलियत हो। कभी LG तो कभी SG। अल्फ़ा मैक्स? उसका भी कोई ठीक नहीं है। हाँ, अल्फ़ा मैक्स ही मैं पसंद करता हूँ। मिसेस स्वामीनाथन बंदूक को छू छा रही है, टिगर दबाती है, कंधे पर रखकर निशाना लगाती है। एकाएक देखा बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली जख्मी है, उंगली कटी हुई है। दीनदयाल के हाथों दोस्त मित्रों के यहाँ थोड़ा थोड़ा मांस भिजवा दिया। उसी दिन से हम में घनिष्ठता बढ़ने लगी। शाम के वक्त
मिसेस स्वामीनाथन जब साइकिल पर सवार होकर बाजार से लौटती दिखती तो बड़ी ही अच्छी लगती। पीठ पर चोटी लहरा रही है, सिल्क का ढीला ढाला पायजामा, देह पर जूट सिल्क का ढीला कुर्ता, सामने बैत के बास्केट में आलू, भिंडी, नेनुआ वगैरह। अचानक उस दिन मिसेस स्वामीनाथन ने मुझे खाने पर बुला लिया। गुआड़ी घाट से वो 2-3 दर्जन ग्रीन पिजियन मार कर ले आई है। बरसात आ जाने के कारण बड़ के फल पकने लगे हैं। बोली, आज सुबह सुबह हैरी टाउन चला गया है। हाथ में कोई काम नहीं थी, अतः अपनी बंदूक लिए मैं निकल गई। डक का शिकार करने की इच्छा थी, लेकिन आज शाम 7 बजे आप आ रहे हैं ना? हैरी से मैंने कह दिया है, वो भी उससे पहले ही आ जाएगा। उस दिन का निमंत्रण मुझे कभी नहीं भूलता। हालांकि 25 वर्ष बीत चुके हैं, मांस का वैसा रोस्ट जीवन में कभी नहीं खाया और न खाने को ही मिलेगा। सुना था मिसेस स्वामीनाथन ने अपने हाथों से रसोई पकाई थी। शाम 7 बजे खाने पर बुलाया था, लेकिन उस दिन महसूस हुआ दुनिया में कभी 7 बजते ही नहीं, क्योंकि उन दिनों दीनदयाल के हाथों की रसोई खाते खाते मुझे अरुचि सी हो गई थी। इसके अलावा ग्रीन पिजियन हमेशा ही मेरा प्रिय खाद्य रहा है। उसके सामने ना तो मटन और ना ही फाउल अच्छे लगते हैं। खैर, घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 7 बजने की सूचना दी, मैं एक मंजिले के अंदर जा पहुंचा। उस दिन मिसेस स्वामीनाथन पूरे तौर पर बंगालिन जैसी सजी हुई थी। मयूरी रंग की ब्राइट जॉर्जेट साड़ी में सुसज्जित आकृति, चीते की धारियों की तरह छींट के ब्लाउज कंधे तक, उसके नीचे मृग शावक जैसे कोमल कोमल 2 हाथ, हाथों में बंदूक थामे जो मिसेस स्वामीनाथन गुजरों की कन्याओं जैसी कर्कश कठोर दिखती थी, वही आज गेहूं सांप के फन जैसी अपने हाथ की सुदृढ़ पेशियों को छुपाए हुए थी। मैं जो ही पहुंचा, पर्दा हटाकर बाहर आई और स्वागत किया। आइए आइए मेटा जी, मैंने कहा। मिस्टर स्वामीनाथन कहाँ हैं? हैरी शायद किसी काम से रुक गया है। सेल्समैन का काम ही बहुत बुरा है मेटा जी, हर एक को प्लीज करते करते परेशान हो जाना पड़ता है। हम मेज पर आमने सामने बैठ गए। उनका काम तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा, और हम लोग का काम देखिए, महीने में 15 दिन बाहर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिस्म चूर चूर हो जाता है। मिसेस स्वामीनाथन बोली, सो तो है, लेकिन हैरी बाहर जाना ही नहीं चाहता। शादी के पहले वो एक अच्छी नौकरी करता था, 600 रुपये तनख्वाह के तौर पर मिलते थे। उस नौकरी को छोड़कर मोटर के सेल्समैन का काम कर रहा है। अब कितना ही कहती हूँ कि जरा बाहर का चक्कर लगाया करो, सो जाएगा नहीं। मुझे छोड़कर बाहर वो एक रात भी गुजार नहीं सकता। इस तरह का घर गुस्सर है। मैंने हंसकर कहा, ये तो किसी भी महिला के लिए रश्क की बात है मिसेस स्वामीनाथन। मगर 600 रुपये की नौकरी उन्होंने छोड़ क्यों दी? आजकल बिजनेस के मार्केट में जैसी छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं था मेटा जी। तब ऐसी हालत हो गई थी कि नौकरी तो नौकरी, हैरी की जिंदगी ही मुसीबतों में घिर गई थी। मैं तो बिल्कुल डर गई थी। क्यों? हो सकता था वो आत्महत्या कर लेता, कहा नहीं जा सकता। क्यों? आत्महत्या करने की कौन सी नौबत आ गई थी? मिसेस स्वामीनाथन बोली, हैरी के पागलपन की बातें आपको मालूम नहीं हैं। मर्द उसके ऐसा सेंटिमेंटल हो सकता है, उससे घनिष्ठ होने के पहले मुझे ये बात मालूम नहीं थी। जानते हैं, वो 3 बार सुसाइड करने गया था। क्यों? मुझे घोर आश्चर्य हुआ। इसलिए कि मुझसे उसकी शादी नहीं होगी। उसके बाद वो बोली, हम लोग कट्टर हिंदू बंगाली हैं। पिताजी हालांकि साहबी खाना खाते थे, लेकिन हमारे वंश के रक्त में हिंदूपन समाया हुआ था। उन दिनों मेरे हाथ से चाय पीने के लिए 5-6 BCS से लेकर ICS कैंडिडेट 50 मील की दूरी से हर रोज़ शाम को हमारे घर पर आते थे। हैरी ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपया तनख्वाह पाने वाला मार्केट टाइल फर्म का अकाउंटेंट था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। सेंटिमेंटल के सिवा और क्या कहिएगा बताइए। कहानी सुनने की मुझमें बड़ी उत्सुकता जग रही थी। कहानी कहते समय मिसेस स्वामीनाथन के होठों की मुद्रा जिस तरह अतुलनीय थी, उससे हैरी ही क्यों, किसी भी पुरुष के लिए आत्महत्या करने पर उतारू होना स्वाभाविक ही है। उसके बाद मैंने पूछा। बंगाली महिला मिसेस स्वामीनाथन खिलखिलाकर हंस दी। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि मैं मिसेस स्वामीनाथन हो गई हूँ। मगर हैरी ने मुझे यूं ही नहीं छोड़ दिया था। इस तरह का जिद्दी कोई दूसरा पुरुष मैंने नहीं देखा बेटा जी। ये देखिए। और उसने अपने हाथ की कटी हुई उंगली मुझे दिखाई। मेरे जिस्म में कहीं कोई खोट नहीं थी, कम से कम मेरे प्रशंसक लोग यही कहा करते थे। लेकिन जिंदगी भर के लिए हैरी ने यह निशान दे डाला। मिसेस स्वामीनाथन ने कहा। कहानी और ज़्यादा जम गई थी। मैंने कहा, क्यों? मिसेस स्वामीनाथन ने एकाएक कलाई घड़ी की ओर देखा। बोली,
रात के 9 बजने को है, हैरी अब भी नहीं आया। मैंने कहा, मुझे कोई असुविधा नहीं हो रही है मिसेस स्वामीनाथन, मगर और कितनी देर तक इंतज़ार किया जाए? आइए हम लोग शुरू करें। हैरी जरूर ही किसी कार्यवश रुक गया है। उसके बाद डिनर शुरू हुआ। बड़ी उम्दा रसोई पकी थी, अपूर्व था उसका स्वाद। जीवन में वो डिनर मुझे नहीं भूलेगा। खाते खाते हम बातचीत करते रहे। मैंने कहा, उसके बाद बताइए। मिसेस स्वामीनाथन बोली, उसी दिन की घटना बता रही हूँ। मजूमदार मेरे घर पर आने वाला था। दीपेश कुमार और अलग भी आने वाले थे, मगर बिना बताए ही हैरी अपनी मोटर बाइक लेकर दोपहर में घर पर आ गया। हैरी अपने दफ्तर से भाग कर चला आया था। शिकार पर चलना है तय हुआ, शाम के पहले लौट आएंगे, लेकिन संभव नहीं हुआ। नोआ मंडी के जंगल में कई तीतरों का शिकार कर हम लौट रहे थे। हैरी ने कहा, बर्डविल की साइडिंग के किनारे थोड़ा आराम कर लें। आराम क्या किया जाए? नोआ मंडी चाईबासा आने के लिए इंजन चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ढालू रास्ता है कि साइकिल पर सवार होते ही लुढ़कने लगे। फिर भी हैरी माना नहीं। बोला, थोड़ी देर तक आराम करना ही होगा। वहीं बैठकर हैरी एक कांड कर बैठा। कौन सा कांड? मैंने पूछा। मिसेस स्वामीनाथन ने मेरी तश्तरी की ओर ताक कर कहा, आप थोड़ा और 2 प्याली लीजिए बेटा जी, हो सकता है आप शर्मा रहे हैं। कुछ देर बाद मिसेस स्वामीनाथन ने फिर कहना शुरू किया। वहीं बैठकर हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद थकान ने हैरी के शरीर को जकड़ लिया। वो मेरी गोद में सिर रखकर सो गया। उसमें भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि गोद हालांकि मेरी है, लेकिन वो किसी न किसी के सोने के लिए ही बनी है, इसलिए मैंने आपत्ति नहीं की। लेकिन विपत्ति आई उसके बाद। हैरी ने कहा, अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम हैं हिंदू बंगाली और वो है मद्रासी ईसाई। इसके अलावा मजूमदार को एक तरह से वचन दे दिया गया था। मगर हैरी ने कहा, वो मेरी गोद में लेटे लेटे ही आत्महत्या कर लेगा। मुझे अगर वो नहीं पा सकता है तो उसका मर जाना ही बेहतर है। सो करना है तो करे, पर मेरी गोद में लेटे लेटे क्यों करेगा? मेरी आंखों की ओट में कर ले तो झंझट से छुटकारा पा जाए। आपको और 2 स्लाइस रोटी दूं मिटा जी? कुछ देर तक खामोशी में डूबे रहने के बाद मिसेस स्वामीनाथन ने फिर से कहना शुरू किया। ऊब में आकर मैंने हैरी के सिर को हटा दिया। उसने भी आपत्ति न की, मगर उठकर खड़ा होते ही मेरी 12 बोर की बंदूक में एक ही लम्हे से एलजी भरकर अपनी छाती को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। और उसी क्षण, आप थोड़ी सी करी और लीजिए बेटा जी, देख रही हूँ कि आपने कुछ खाया ही नहीं। ये बात रहे, मैंने कहा, आप ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? मिसेस स्वामीनाथन ने कहा, 10 बजने को हैं, हैरी अब भी नहीं आया। जरूरी किसी काम से रुक गया है, कहिए, यही बात है ना? मैंने कहा, उसके बाद बताइए। उसके बाद और क्या? मेरी ये उंगली देख रहे हैं ना, आधी उड़ गई, और वो भी हैरी को बचाने की कोशिश में है। मैंने भी रोकने के लिए चट से बंदूक पकड़ ली, मगर थोड़ी देर हो गई। हैरी जरा सा के लिए बच गया, लेकिन मेरी उंगली। बाहर से साइकिल रिक्शे की घंटी की आवाज़ आ रही है ना बेटा जी? मिसेस स्वामीनाथन मेज छोड़कर उठ खड़ी हुई, बोली, एक्सक्यूज़ मी, शायद अब हैरी आ गया है। सचमुच हैरी साइकिल रिक्शे से आ चुका है, लेकिन उसी समय कहानी के चौराहे के पहुंचने के पूर्व ही हैरी ना आता तो अच्छा रहता। बाद में मैंने बहुत बार सोचा, उस दिन मेरे सामने वैसी हालत में मिसेस स्वामीनाथन का पति क्यों आया? बहुत देर बाद उस वक्त क्यों नहीं आया जब मैं खा पी कर अपने घर जा चुका होता? ऐसा होता तो मिसेस स्वामीनाथन भी उस तरह पकड़ में नहीं आती। उस रात मिसेस स्वामीनाथन का मैंने जो बर्ताव देखा वो मुझे आजीवन नहीं भूलेगा, और वो बर्ताव किया भी तो मेरी ही उपस्थिति में। रिक्शा किराया चुकाकर मिसेस स्वामीनाथन नशे में चूर हैरी को पीछे से पकड़कर घर के अंदर ले आई। हैरी तब लड़खड़ा रहा था। अच्छी तरह खड़ा हो सके ऐसी उसमें ताकत नहीं थी। मुझे पहचानने के बाद हैरी ने कहा, हेलो बॉय। उसके बाद पता नहीं उसने कौन सी अशिष्टता की कि मिसेस स्वामीनाथन एक कांड कर बैठी। देखा, मिसेस स्वामीनाथन के शरीर में वही कर्कश कठोरता उभर आई है। वो चिल्ला उठी, स्काउंड्रल। उसके बाद हैरी के सिर के बालों को पकड़कर झकझोरने लगी। बेहोश हैरी को होश में लाने की बहुत कोशिशें की। आखिर में मेरी ओर दयनीय दृष्टि डालती हुई वो हैरी को बेडरूम में ले जाने की कोशिश करने लगी। बगल के कमरे की ओर जाते जाते हैरी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, चीयर ओ बॉय, चीयर ओ।
तभी पुडिंग और कॉफ़ी लेना बाकी था। मेरा डिनर खत्म नहीं हुआ। मिसेस स्वामीनाथन को उस अप्रस्तुत स्थिति से बचाने के उद्देश्य से ही मैं चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला आया। लगा मिसेस स्वामीनाथन का अपमान चाहे जो करे, खड़े होकर ये देखना पाप है। वृद्ध टी.आई. एंटनी बोला, सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद मिस्टर मेटा? मुदालियर ने कहा, ड्रंकर्ड्स आर ऑलवेज स्काउंड्रल्स। ठीक ही हुआ है। सोनपार साहब ने कहा, बेकार की बातें हैं, मैं हमेशा ड्रिंक करता हूँ, लेकिन मॉडरेट डोज में। मगर मेरी फर्स्ट वाइफ ने कभी इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि सो तो करेगी ही। मुदालियर ने कहा, मैंने सुना है कि बंगाली गर्ल्स कलकत्ते के होटलों और रेस्तरां में पब्लिकली स्मोक और ड्रिंक करती हैं। सोनपार साहब बोले, आई टेक सीरियसली ऑब्जेक्शन टू इट। आप लोग खामोश रहें। उसके बाद कहिए मिस्टर मेटा। टी.आई. एंटनी ने कहा। गुरुचरण मेटा फिर से कहने लगा, बिलासपुर रेलवे कॉलोनी अभी निस्तब्धता के आगोश में बेहोश पड़ी है। सड़क की रोशनियां पहरेदारों की तरह चुपचाप खड़ी हैं। सिर्फ बिलासपुर की यार्ड शंटिंग की आवाज़ बीच बीच में आसमान को चौंका जाती है। इंस्टीट्यूट के अंदर बिलियर्ड का खेलना अब खत्म हो चुका है। दिल्ली रेडियो से किसी उस्ताद के दरबारी कांगड़ा में ख्याल गाने की आवाज़ आ रही है। मेटा जी ने कहा। उसके कुछ दिन बाद अचानक एक दिन मिस्टर स्वामीनाथन से घर के बाहर मुलाकात हो गई। मैं ट्रेन से उतरकर खाना खाने किंग्सवे गया था। मेरा विचार था रात का खाना वहीं खा लूं, क्योंकि ट्रेन लेट थी और इतनी देर दीनदयाल को क्यों तकलीफ दूं। एकाएक देखा, हैरी स्वामीनाथन दूर एक मेज पर बैठा है। उसके साथ एक लड़की है, बंगाली नहीं ईसाई। मुझ पर दृष्टि पड़ते हैरी अपनी बोतल और गिलास हाथ में थामे उठकर चला आया और मेरे सामने की कुर्सी पर बैठ गया। गुड इवनिंग बॉय, उसने कहा। देखा काफ़ी नशे में है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की ही संभावना है। मेरा खाना करीब करीब खत्म हो चुका था। मैंने कहा, चलूं? ये क्या, थोड़ी सी लीजिए ना। मेरे नकारने पर हैरी ने ज़्यादा दबाव नहीं डाला। अच्छी बात है, सोच रहा था कि आपसे एक बात पूछूं। हैरी बोला, क्या? यही कि रात घर वापस जाने के बाद मैं अक्सर सुजाता से जो झगड़ता हूँ उसका आपको पता चल जाता है। उसका स्वभाव अजीब है साहब। हर एक को हर चीज़ में रस नहीं मिलता है, सो नहीं मिले। यही लीजिए ना, मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, सुजाता को अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम मत पियो, मगर मैं अगर पीता हूँ तो तुम बाधा देने वाली कौन होती हो? कहिए ठीक कह रहा हूँ या नहीं? अब साहब, इसी बात पर हर रोज़ हम में झगड़ा ठन जाता है। मैं अब चलूँ? मैंने कहा, मगर आपने जवाब नहीं दिया। क्या? यही कि आपको पता चलता है या नहीं? क्यों? मुझे पता चलने से ही क्या होगा? ये बात आप एक बार सुजाता को समझा दें। मैं कहता हूँ पता चलने से ही क्या होगा? तो वो कहती है, तुम शेमलेस हो सकते हो, मगर मुझे शर्म लगती है। यानी मैं जो शराब पीता हूँ वो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है आपको उसका पता चल जाना। मैंने कहा, मिसेस स्वामीनाथन जब नहीं चाहती तो आप पीते ही क्यों हैं? आप अक्लमंद होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हैरी बोतल अपने साथ लिए तनकर खड़ा हो गया। उसके बाद बोला, आपको हमारी हिस्ट्री मालूम नहीं है। मैं 600 रुपये की नौकरी सुजाता के लिए पैरों से ठुकरा चुका हूँ, नहीं तो आज मैं मोटर गाड़ी का पेटी सेल्समैन न रहता। 3 बार मैं आत्महत्या की कोशिश कर चुका हूँ। तीनों बार सुजाता ने मेरी जान बचाई है। आप सोचते हैं कि सुजाता मुझे कम प्यार करती है? उसमें तमाम अच्छे गुण हैं। वैसी सती स्त्री पाना क्या कम सौभाग्य की बात है? एक रात भी अगर मैं उसकी बगल में न सोता हूँ तो उसे नींद नहीं आती है। मैंने जिस तरह उसके लिए अपनी नौकरी, अपना सब कुछ त्याग दिया है, उसने भी मेरे लिए अपने पिता की अगाध संपत्ति सेक्रीफाइस की है। मजूमदार को नज़रअंदाज करने के ख्याल से मेरे साथ भागी आई है। इस तरह के एक निष्ठ प्यार की मिसाल आपको नहीं मिलेगी मेटा जी। मगर उसमें एक यही दुर्गुण है, मेरा शराब पीना वो पसंद नहीं करती। मगर नैन्सी को देखिए, वो बैठी है। हैरी ने दूर बैठी एंग्लो इंडियन लड़की को दिखाया। नैन्सी को देखिए, उसने कहा, मैं उसे जितनी पिलाऊंगा उतनी पिएगी, एक बार भी नाही न करेगी। अगर उसे एक पीपा शराब पिलाई जाए तो पी लेगी। सुजाता से मैंने कितनी ही बार पीने को कहा, मगर किसी भी हालत में पीने को तैयार नहीं होती है। पियक्कड़ देखते ही 100 गज दूर भाग जाती है। बंगाली महिलाओं में और सब कुछ अच्छा होता है साहब, मगर उस मामले में एक बारगी कंजर्वेटिव होती हैं। उसने बड़ी मुश्किल से पियक्कड़ से छुटकारा पाकर घर लौटा था। देखा था मेरे चले आते ही हैरी फिर से नैन्सी की मेज पर जाकर बैठ गया था। घर लौटकर जल्दी जल्दी सोने की तैयारी करने लगा था।
तब रात के लगभग 11 बज चुके थे। हाव बाग का ये अंचल शाम उतरते ही निर्जन हो जाता है। मैं बेहद थका हुआ था। दीनदयाल ने आकर कहा, एक मंजिले के मेम साहब ने सलाम कहा है। उतनी रात में भी मैं नीचे गया। मिसेस स्वामीनाथन अकेली मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। बोली, अब के आप बहुत दिनों तक बाहर रहे मेटा जी। चक्कर काटना ही मेरा कारोबार है, कोई खास फायदा नहीं होता है। मिस्टर स्वामीनाथन कहाँ हैं? मैंने कहा। मिसेस स्वामीनाथन को गहरी चिंता में पाया। वो बोली, इसी वजह से आपको बुला भेजा है मेटा जी। मैंने कहा, हो सकता है किसी कार्यवश रुक गए हों। नहीं, कई दिनों से हैरी काफ़ी रात ढलने के बाद लौटता है। दिन दिन उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। देखिए ना, 11 बज गए, अभी तक नहीं आया। जरा अपनी साइकिल दीजिएगा, मेरी साइकिल कल से पंचर पड़ी है। इतनी रात में साइकिल लेकर क्या कीजिएगा? मैंने पूछा। मैं हैरी की तलाश में निकलूंगी। इतने बड़े शहर में उनकी खोज कहाँ कीजिएगा? जबलपुर में जितनी भी शराब की दुकानें हैं, हर जगह तलाश करूंगी। आज उसे गाड़ी बेचनी थी, 5,000 की एक कार। आज उसके हाथ में कई सौ रुपए आने वाले थे। सवेरे ही निकला है, नहाया खाया भी नहीं है, और उस पर इतनी रात गुजर चुकी है। आप साइकिल मंगा दें, मैं तब तक कपड़ा बदल लेती हूँ। यह कहकर उसी क्षण मिसेस स्वामीनाथन अंदर चली गई। मैंने दीनदयाल को बुलाया और साइकिल की बत्ती जला ली। थोड़ी देर बाद ही मिसेस स्वामीनाथन खूबसूरत पोशाक में बाहर निकल आई। उस रात 11:30 बजे मिसेस स्वामीनाथन का मैंने जो अतुलनीय रूप देखा, वो मुझे जीवन में नहीं भूलेगा। हजारों सलवार और शेरवानी पहने पंजाबिनों को देखा है, लेकिन बंगाली महिला मिसेस स्वामीनाथन की उस पोशाक ने मेरे कुंवारे मन में उस रात जो मोह जगा दिया था, वो असहनीय था। उतनी रात में वैसी भड़कदार पोशाक से सुसज्जित होकर अपने नशे में चूर पति की तलाश में शराब की दुकानों का चक्कर लगाना मुझे अपनी उस तरुणावस्था में रोमांटिक जैसा लगा था। साइकिल मेरे हाथ से लेकर मिसेस स्वामीनाथन बोली, जेंट्स साइकिल के कारण ही मैंने ये पोशाक पहनी है, इसमें मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है मेटा जी। मैंने कहा, इतनी रात में ना निकलना ही अच्छा है मिसेस स्वामीनाथन। डर? आप डरने की बात कह रहे हैं? मिसेस स्वामीनाथन हंस दी। इससे भी एडवेंचरस काम मुझे ज़िंदगी में करना पड़ा है मेटा जी। आप औरत होते तो समझते। हस्बैंड अगर मन के लायक ना हो तो इससे बढ़कर अशांति औरतों के जीवन में दूसरी कोई नहीं होती। उसके बाद साइकिल के पैडल पर एक पांव रखकर बोली, इसके अलावा 3 महीने का मकान किराया बाकी पड़ गया है। पैसे के अभाव के चलते ही नहीं दे पाई हूँ। बात थी ये कि पैसा मिल जाए तो चुका दूंगी, मगर आज अगर तमाम पैसा उड़ा देगा तो कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी मेटा जी। मेरे जाने पर हो सकता है जो पैसे उसके पास बचे हुए होंगे खर्च नहीं करेगा। मिसेस स्वामीनाथन साइकिल पर सवार होने जा रही थी। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि हैरी शराब की दुकान के बजाय कहीं दूसरी जगह हो। किंग्सवे होटल में हैरी स्वामीनाथन को एंग्लो इंडियन महिला नैन्सी के साथ मैंने जो शराब पीते देखा था, वो कहना चाहता था पर कह नहीं सका। किंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली मिसेस स्वामीनाथन मेरी बात का तात्पर्य तत्क्षण समझ गई। बात सुनकर सहसा उसकी जबान से कोई शब्द बाहर नहीं निकला, मानो वो अपने आप को पराजित अनुभव करने लगी। मगर ये स्थिति एक ही पल रही। बोली, आप जो सोच रहे हैं ये हो ही नहीं सकता मेटा जी, कभी नहीं। यही हैरी मेरी खातिर 3-3 बार सुसाइड करने गया था। वो जानता है मैंने उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। हैरी वैसा अनफेथफुल नहीं हो सकता। अभी अगर मैं रात में उसके पास नहीं होती हूँ तो उसे नींद नहीं आती। लेकिन ये बात कहकर मिसेस स्वामीनाथन चुपचाप खड़ी रही। लगा एकाएक बिजली की चमक के साथ साथ एक मौसमी आंधी उसके मन के आकाश में बहने लगी है। उसके बाद गेहूं सांप की तरह एक सहसा अपने फन को फैलाकर बोली, आपने ठीक ही कहा है, सचमुच कुछ असंभव नहीं है। जरा साइकिल संभाले रहिए तो बेटा जी। मिसेस स्वामीनाथन अपने कमरे से एकाएक 12 बोर की बंदूक लिए बाहर आई। तब मैं विस्मय से हतप्रभ हो गया था। मिसेस स्वामीनाथन ने बंदूक अपने शरीर की बाईं ओर कंधे पर लटका लिया था। उसी स्थिति में साइकिल मेरे हाथ से लेकर बोली, मुझे एक अदद एलजी पैंचा दे सकते हैं मेटा जी? क्यों, एलजी लेकर क्या कीजिएगा? दीनदयाल से अपने बक्से से एक अदद एलजी कार्टेज निकलवाकर मैंने मिसेस स्वामीनाथन के हाथ में दिया। अब बताइए कि एलजी लेकर क्या कीजिएगा? मैंने दोबारा सवाल किया। मिसेस स्वामीनाथन बोली, हैरी की वजह से मैंने दिन भर मुंह में एक दाना तक नहीं डाला है, लेकिन गॉड फॉरगिव, आपकी बातें अगर सच हो मेटा जी, तब मैं क्या करूं? हैरी को गोली मारने के सिवा मेरे सामने क्या विकल्प है?
उसका शराब पीना मैं फिर भी टॉलरेट कर सकती हूँ, लेकिन किसी औरत से फंसा होगा तो मैं उसे क्षमा कैसे कर सकती हूँ मीता जी? मैं उसका खून कर डालूंगी, यह आपसे कह देती हूँ। हथियार अपने साथ रख लिया है ताकि देर ना हो जाए। उसके बाद बिना एक शब्द बोले मिसेस स्वामीनाथन अंधेरे में अंतर्धान हो गईं। वृद्ध टीआई एंटनी ने कहा, स्पेंडेड मिस्टर मेहता, स्पेंडेड। उसके बाद? स्टेशन मास्टर मुदलियार ने कहा, अपने छोटे लड़के की पाठ्य पुस्तक में मैंने पढ़ा है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लगता है ये बात झूठी नहीं है। सोनपार साहब ने कहा, आपको जीवन के बारे में कितना गहन अनुभव है मुदलियार साहब। 14 साल की उम्र में आप रेलवे में घुसे हैं, मीठा पानी पीते पीते और घसीटते घसीटते आज बिलासपुर में स्टेशन मास्टर के पद पर पहुंचे हैं। सोचते हैं आपको चरम सेलिब्रेशन मिल गया है, मगर जीवन के संबंध में आपको जानकारी ही कितनी हासिल हुई है। शराब तक नहीं पी, कभी ऑफिस से अनुपस्थित नहीं रहे, कभी जीवन में कोई अनियम भी नहीं होने दिया। गुरुचरण मेहता ने कहा, और बातें रहे, कहानी खत्म नहीं हुई है, काफ़ी रात हो चुकी है। इंस्टीट्यूट के तमाम कमरे अंधेरे में डूबे हैं। पेंड्रा रोड की तरफ से एक मालगाड़ी क्लांत गति से आ रही है। दूर लोको शेड की दीवारों से इंजन की चिल्लाहटों की प्रतिध्वनियां आकर रेल कॉलोनी के सन्नाटों को भेद रही हैं। प्लेटफॉर्म की चाय की दुकान तक अब बंद हो चुकी है। जून महीने का आधा हिस्सा बीत चुका है, फिर भी मानसून की अभी शुरुआत नहीं हुई है। उसके बाद उस रात ऊपर अपने कमरे में लेटा लेटा मैं सोचता रहा। हो सकता है किंग्सवे बंद हो चुका हो, हैरी वहाँ नहीं होगा। हो सकता है नैन्सी के साथ सड़कों पे चक्कर काट रहा हो। लेकिन बंगाली महिला मिसेस स्वामीनाथन का ये कितना भयावह कांड है। हैरी दिन भर नहाया धोया नहीं है, इसीलिए मिसेस स्वामीनाथन को निराहार रहना पड़ा है। उसके बाद उत्तेजना में आकर इतनी रात ढलने के बाद 12 बोर की बंदूक और उधार मांगे गए LG कार्टेज लिए दूसरे की साइकिल पर सवार होकर पति की तलाश में शराब की दुकानों का चक्कर लगाना, इसको कथावस्तु बनाकर अगर कहानी लिखी जाए तो लगेगा ये गांजाखोरी है। मगर मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा। मुझे लगा बंगाली महिलाओं के अतिरिक्त और किसी अन्य देश की महिलाएं इस तरह ऐसी हालत में नहीं निकल सकती। मैं अपनी जात को सियालकोट और गुजरावाला महिलाओं की बात जानता हूँ। वे दूर से चाहे जैसी मालूम हो, मगर खैर उस रात लेटे लेटे जगह रहने की कोशिश करता रहा, इसलिए कि उन लोगों के लौटने की सूचना मिल सके। हैरी रात में ही लौट आएगा, ऐसी मेरी धारणा थी। एंग्लो इंडियन महिला नैन्सी के साथ रहने से ही विपत्ति आ सकती है, ये भी जानता था। और ये भी जानता था कि हैरी की हत्या करने में आनाकानी करे मिसेस स्वामीनाथन ऐसी महिला नहीं है, क्योंकि मिसेस स्वामीनाथन हैरी को जितना अधिक प्यार करती थी, उतनी गहराई से अपने पति को प्यार करने वाली कितनी महिलाएं होती हैं। लेकिन उस रात कब और कैसे मेरी आंखों में नींद उतर आई, इसका पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह होने से पहले मुझे जबलपुर छोड़कर भुसावल जाना पड़ा। कई दिनों बाद जब मैं लौटकर सियालकोट लॉज आया तो प्रसंगबासी हो चुका था। देखा सुजाता स्वामीनाथन साइकिल पर सवार होकर बेत की टोकरी में बाजार से सौदा ले आती है। हैरी सूट टाई पहने साइकिल रिक्शे से कहीं निकल जाता है। उसके बाद रात गहराने पर वापस आता है। साइकिल रिक्शे पर टिमटिमाती बत्ती जलती रहती है। तब क्या उस रात हैरी को उसने किंग्सवे होटल में ही पाया था? नैन्सी क्या उसके साथ नहीं थी? मेरे कुंवारे मन को इस तरह के प्रश्न बीच बीच में झकझोरते रहते थे। एक दिन सुजाता स्वामीनाथन सीधे मेरे पास चली आई। आपसे एक बात कहने आई थी मीता जी, उसने कहा। मैंने कहा, बैठिए, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, आप अपनी बात पहले बताइए। सुजाता ने कहा, वही बता रही हूँ, आपका वो LG कार्टेज मेरे पास ही है, ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे कुछ दिनों तक मेरे पास ही रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं होगी तो आपको वापस कर दूँगी। आपको आपत्ति तो नहीं है ना? मैंने कहा, अब मैं अपनी बात बताता हूँ। उस दिन आपको अकेली छोड़ दिया था, हालांकि आपके हाथ में बंदूक थी। बाद में महसूस हुआ मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। झोंक में आकर आप क्या से क्या कर बैठिएगा। जिम्मेदारी की समझ मुझ में अब भी अच्छी तरह से नहीं आई है मिसेस स्वामीनाथन। सुजाता बोली, देखिए, मैं किसी दिन हैरी की हत्या अगर करूँगी तो वो मेरे अकेले की जिम्मेदारी होगी। ये बात पूरे तौर पर मेरी और हैरी के बीच की है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। मैंने कहा, आप क्या इसके बारे में सचमुच ही सीरियस हैं? ज़रूर,
आपको पता नहीं है मेटा जी, मेरा लालन पालन और बंगाली लड़कियों की तरह नहीं हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा और ही तरह से हुई है। उस रात आपकी साइकिल और एलजी लेकर मैं हैरी की खोज में निकली थी। ये मत सोचिए कि मजाक करने या डराने धमकाने के लिए निकली थी। मैं मन प्राणों से इस बात पर विश्वास करती हूँ कि हैरी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसमें सिर्फ शराब के लिए ही कमजोरी है और कोई दूसरी नहीं मेटा जी। हैरी झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। लेकिन अगर, मैंने कहा, उस दिन उससे कहाँ मुलाकात हुई थी? वो घर की ओर ही आ रहा था। मोटर की बिक्री के सिलसिले में दिन भर इतनी मेहनत करनी पड़ी थी कि घर आकर खाना खाए इसके लिए वक्त ही नहीं मिला। 4 महीने का बाकी किराया ही रहा। फुर्सत मिलने पर रसीद भेज दीजिएगा। पता नहीं तब भी मेरे मुंह से उस एंग्लो इंडियन महिला से संबंधित बातें क्यों नहीं निकली। जाने के वक्त सुजाता ने कहा, मगर ये भी कह देती हूँ मेटा जी, अगर मैंने किसी दिन अपनी आंखों से देख लिया तो उस दिन मैं हैरी को, उसकी मैं हत्या कर ही डालूंगी। आपने उस दिन पहले पहल मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं सुजाता जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। सुजाता स्वामीनाथन बोली, नहीं, सिर्फ आपने ही नहीं, मैंने और भी कई व्यक्तियों से सुना है कि हैरी एंग्लो इंडियन महिलाओं के साथ कई जगह दिख पड़ा है। मैंने अगर किसी दिन अपनी आंखों से देख लिया तो उसका खून कर डालूंगी। मैं अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर बाप की अगाध संपत्ति को पैरों से ठुकराकर उसके आकर्षण में खिंचकर चली आई हूँ। वही हैरी अगर अनफेथफुल हो जाता है तो? आप बैचलर आदमी हैं, इसलिए इस बात को ठीक से समझिएगा नहीं। गुरुचरण मेटा ने फिर से कहना शुरू किया, पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी थी। ठीक उसके दूसरे दिन ये कांड हुआ। वो भी जून महीने का दिन था। मानसून की शुरुआत नहीं हुई थी। ऊपर के पश्चिम मुखी बरामदे पर मैं चुपचाप बैठा था। हाथ में कोई काम नहीं था। सामने के बगीचे के पार बीएनआर के आम के बगीचे की ओर मेरी आंखें टिकी थीं। आहिस्ता आहिस्ता संध्या उतर आई। दीनदयाल एक गिलास ठंडा मट्ठा दे गया था। उसको पीकर खाली गिलास बगल की कुर्सी के ऊपर रख दिया। सनी विला की तरफ हाव भाव स्टेशन पर संभवतः कोई मालगाड़ी आई है। उधर का आसमान धुएं से काला होता जा रहा है। अपने सामने के बगीचे की ओर आंखें जाने पर देखा सुजाता स्वामीनाथन साइकिल पर सवार होकर चौक से मार्केटिंग करके लौट रही है। ऊपर की ओर उसने जैसे ही देखा, हमने एक दूसरे के प्रति शुभकामना प्रकट की। उसके बाद आधा घंटा भी न बीता होगा कि देखा एक साइकिल रिक्शा मेरे सियालकोट लॉज की तरफ आ रहा है। दूर रहने पर दिखाई नहीं पड़ा था, मगर जो ही साइकिल रिक्शा फाटक के अंदर घुसा, हैरी अकेला नहीं है। बहुत ज़्यादा शराब पी लेने के कारण वो बेहोशी की हालत में था और उसके साथ थी नैन्सी, एंग्लो इंडियन महिला। लगा वो भी सामान्य स्थिति में नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ नैन्सी को क्यों ले आया? हो सकता है उसे ख्याल ही न रहा हो। दोनों किंग्सवे होटल से कहीं और ही जा रहे थे और कहीं दूसरी ही जगह चले आए। या हो सकता है पुराना रिक्शे वाला हो, दैनंदिन अभ्यासवश उन्हें लेकर आ गया हो और उन दोनों को पता ही नहीं है कि रिक्शे वाले ने उन्हें कहाँ किस घर के सामने उतार दिया है। उत्तेजनावश मेरी सारी नसें शिथिल हो गईं। अभी जो विपत्ति आने वाली है, इस बात का उनमें से किसी को पता नहीं है। कल भी सुजाता स्वामीनाथन ने मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, वो महिला उस बात को भूल नहीं सकती है। मेरा पूरा शरीर सिर से पैर तक थर थर काँपने लगा अभी एक मंजिले पर जोरों की एक आवाज़ होगी और उसके बाद चाहे दोनों का ना भी हो, पर एक का जीवन तत्काल समाप्त हो जाएगा। ठीक से निशाना साध कर गोली दागी जाए तो किसी भी शेर के लिए एक अदद एलजी पर्याप्त है। यह बात ध्यान में आते ही मैं और भी अधिक आतंकित हो उठा। वो एलजी मेरा ही है। अगर ये प्रमाणित हो जाए कि मैंने ही सुजाता को एलजी दी है तो हत्या के मामले में मैं भी जड़ित हो जाऊंगा। हैरी के शरीर से अगर एलजी निकाली जाए, उसके बाद सुजाता स्वामीनाथन से कुंवारे मकान मालिक गुरचरण मेटा का एक कल्पित रिश्ता कायम कर दिया जाए, फिर हैरी स्वामीनाथन की हत्या के अपराध में, इसके बाद मैं सोच नहीं सका। उत्कंठा के साथ कान खड़े किए बैठा रहा। नीचे उन लोगों में जोर जोर से झगड़ा चल रहा था। बीच बीच में सुजाता की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शराब पिए रहने के बावजूद हैरी होश हवास में है, ऐसा प्रतीत होता है। लगता है अब सुजाता स्वामीनाथन की 12 बोर की बंदूक जोरों से एक धमाका पैदा करेगी। गुरचरण मेटा चुप हो गया।
अजायब सिंह ने कहा, आप चुप क्यों हो गए मेटा जी? वृद्ध टीआई एंटनी ने कहा, खात्मा हो गया। सोनपार साहब ने कहा, बंदूक से धमाका पैदा हुआ या नहीं, बताइए मेटा जी, अब देर मत कीजिए। मुदालियर ने कहा, सुजाता ने दोनों की हत्या कर डाली या एक की ही? सोनपार साहब ने कहा, आपकी बुद्धि मीठा पानी पीकर बनी है मुदालियर साहब, आप तो सुन ही चुके हैं कि एलजी एक ही थी, दोनों की हत्या कैसे करेगी? मुदालियर ने कहा, फिर क्या सुजाता ने आत्महत्या कर ली? आपने गजब की समस्या खड़ी कर दी, उफ भाई। गुरुचरण मेटा मुस्काने लगा, आप लोग इस कहानी की चाहे कितनी परिणतियाँ सोच सकते हैं सोचें, मगर मेरी बात का आपको पता नहीं चलेगा। वृद्ध टीआई एंटनी ने सामने की ओर मुंह बढ़ाकर कहा, बेकार की बात मत करें सर, कृपया उसका अंत बता दें। गुरुचरण मेटा बोला, आप लोगों को शुरू में ही मैंने कह दिया था कि मैं कहानी का जहाँ अंत करूँ उसके बाद मुझसे कोई किसी तरह का सवाल नहीं कर सकता है। संभवतः आप जानते हैं कि जहाँ कहानी का अंत होता है जीवन का अंत वहीं नहीं होता। जीवन विस्तृत व्यापक होता है, किंतु कहानी यद्यपि जीवन की नींव पर खड़ी होती है मगर एक स्थान आता है जहाँ वो क्लाइमैक्स पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच जाने पर कहानी का अंत करना पड़ता है। मेरी शर्त पर आप लोग सहमत हो गए थे, शायद ये बात आप लोगों को याद होगी। खैर, अब अंतिम अध्याय बताता हूँ। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मेटा जी कहने लगा, उत्कंठा और बेचैनी के साथ मैं बरामदे में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि अब क्या होगा। भाग्यवश दीनदयाल घर पर नहीं था, भैंस के लिए पुआल खरीदने चौक की ओर गया हुआ था, नहीं तो मुझे उस हालत में देखकर वो मुझे पागल समझ बैठता। उसके आने में लगभग 1 घंटे की देर है। सहसा ऐसा लगा जैसे नीचे का शोर शराबा शांत हो गया हो। बगल की सीढ़ी पर किसी की पदचाप सुनते ही मुंह घुमाकर ज्यों ही देखा मैं अवाक हो गया। और कोई नहीं, मिसेस स्वामीनाथन ही दौड़ती हुई ऊपर आई हैं। उसका चेहरा लज्जा, घृणा और पराजय के अपमान से जैसे और ही तरह का दिख रहा है। लगा आंखों से आंसू की बूंदें अब टपकी। सुजाता स्वामीनाथन ने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। दौड़ती हुई आई और मेरा हाथ झकझोरती हुई बोली, हैरी का कांड देख लिया ना? उसके बाद मुझे खींचती हुई बोली, कम ऑन मेटा जी, कम ऑन। मैं निर्वाक होकर सुजाता स्वामीनाथन के पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद मेरे ही शयन कक्ष में मुझे ले जाकर बोली, मेटा जी, आई मस्ट बी अनफेथफुल, मैं इसका बदला लूँगी। ये कहकर लम्हे भर के अंदर उसने दरवाजे की सिरकनी जोरों से बंद कर ली। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी जनाना संवाद।